हेलो स्टूडेंट्स। तो ये आईएससी इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर 2 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अबाउट डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड, और सबसे पहले पढ़ा था कि डिमांड हम कहते किसे हैं। फिर हमने आपको बताया था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। तो जिस किसी ने भी वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप चले जाइए और उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को आप जरूर देखें। ठीक है ना। तो आइए डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड हम लोग पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का दूसरा मीनिंग होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। ओके, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो या तो डिमांड को इंक्रीज करता है या फिर किसी कमोडिटी के डिमांड को डिक्रीज करता है। तो इन फैक्टर्स पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ये जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि योर मदर बाइज मोर ऑफ द पोटेटोज व्हेन देयर प्राइसेस डिक्रीज। जब पोटेटो का प्राइस घट जाता है तो आपके घर वाले ज्यादा से ज्यादा पोटेटो खरीदते हैं। तो ये आप कॉमन लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, और यही है प्राइस डिमांड का थ्योरी। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी से एक टर्म निकल के आता है, मैं आपको बताऊं की टर्म है वो, और उसको हम लोग कहते हैं प्राइस डिमांड। क्या है ये कि अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, बढ़ता है, तो डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी विल ऑटोमेटिकली फॉल, वो गिरता है। वाइस वर्सा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं कि अगर प्राइस फॉल करता है, इफ प्राइस फॉल्स देन डिमांड विल इंक्रीज। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। एंड इस रिलेशनशिप को हम लोग कौन सा रिलेशन बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलेंगे? व्हाट वी विल कॉल नेगेटिव रिलेशन। सो बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, that if price increases demand will fall and if price decreases demand will rise. Got it? It's so easy. So मैं सेकंड नंबर पे आता हूं। नंबर 2 जो आपको पढ़ना है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। स्टूडेंट सी, you can say generally that if somebody's income increases then automatically that person will be able to buy more of a commodity. अगर किसी का इनकम बढ़ता है तो ये क्वाइट नेचुरल है कि वो कमोडिटीज को ज्यादा अमाउंट में खरीदेगा। ये जनरल परसेप्शन है, जनरल रूल है। लेकिन थोड़ा सा और डीप में इसमें जाते हैं तो हमें 3 गुड्स मिलता है। एक नॉर्मल गुड्स, दूसरा आता है इंफीरियर गुड्स, और तीसरा आता है इनएक्सपेंसिव बेसिक नेसेसिटी गुड्स। तो आओ डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट दिस 3 टाइप्स ऑफ गुड्स एंड रिमेंबर all these 3 goods come under this determinant, that is income of the consumer. So let us talk about normal goods. Suppose कि there is a person whose income suddenly increases. कोई भी एक पर्सन है जिसका इनकम अचानक से बढ़ गया, so he will buy more of your luxurious goods like refrigerator, television, एयर कंडीशनर, इन सब चीजों को वो ज्यादा खरीदेगा। तो यहां से क्या रिलेशन निकल के आता है कि अगर इनकम बढ़ता है तो इन गुड्स का, यानी लग्जरियस कंफर्ट गुड्स का डिमांड भी क्या होगा? बढ़ जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे गुड्स को हम लोग कौन सा गुड्स बोलेंगे? नॉर्मल गुड्स। तो अगर मैं इसके रिलेशनशिप को यहां पे लिखूं, नॉर्मल गुड्स के रिलेशनशिप को, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इफ इनकम इंक्रीजेस देयर डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस। इनकम बढ़ने से इनका डिमांड भी बढ़ता है। एग्जाम्पल में मैं क्या दे सकता हूं? एग्जाम्पल, कार, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एटसेट्रा। तो जैसे ही इनकम बढ़ा, इनका डिमांड बढ़ गया, और इनको हम लोग, रिमेंबर दीज टर्म्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। तो उम्मीद है कि आप नॉर्मल गुड्स के बारे में सीख गए। नॉर्मल गुड्स के बारे में हमने क्या सीखा? ये ऐसा गुड्स होता है जिनका डिमांड इनकम के साथ साथ बढ़ता है, यानी इनकम बढ़ेगा तो इनका डिमांड भी बढ़ेगा, और इसलिए इनको पॉजिटिव इनकम इफेक्ट कहते हैं। अब इसका डायग्राम बना के समझते हैं कि किस तरह से नॉर्मल गुड्स का डायग्राम बनेगा और इसका डिमांड कर्व कैसे निकल के आएगा। ठीक है, तो देखो, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया। इधर मैं रखता हूं इनकम ऑफ द कंज्यूमर को, जिसको मैं I से डिनोट कर रहा हूं। ये हमारा ओरिजिन हो गया, और इधर मैं रखता हूं डिमांड को, इसको मैं Q से डिनोट करता हूं। लेट अस से द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इज OI, and when the income is OI, the consumer is demanding OQ level of quantity. जब उसका इनकम है OI, तो वो कितना क्वांटिटी खरीद रहा है? OQ। अब नॉर्मल गुड्स में हमने क्या सीखा कि इनकम अगर बढ़ेगा तो डिमांड भी इनका बढ़ जाएगा। तो मैं इनकम को अभी बढ़ा देता हूं OI से, मैंने इसको OI1 कर दिया, तो डिमांड भी बढ़ के इनका OQ1 हो गया। तो अब इन दोनों को मैं मिला देता हूं यहां पे ऐसे। तो आप देखोगे एक पॉइंट यहां पे आया, दूसरा पॉइंट यहां पे आया, और यहां से मैं ऐसे एक कर्व बना दिया जिसका नाम रख दिया लेटस से DN, यानी डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो अगर हमसे कोई पूछे कि नॉर्मल गुड्स का जो डिमांड कर्व है उसका नेचर क्या होगा, तो मैं इसके नेचर को ऐसे लिख दूंगा कि ये पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है ना, या फिर अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। होपफुली दिस इज क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। So you please note it down. If you want, you can note it down. ठीक है, अब हम लोग आते हैं इंफीरियर गुड्स में। तो बाबू लोग, ये देखो इंफीरियर गुड्स क्या होता है, आइए समझते हैं अबाउट इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स द डिमांड ऑफ विच डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम। क्या बोल दिया सर आपने? ये तो नॉर्मल गुड्स का बिल्कुल उल्टा है। जी हाँ, बिल्कुल उल्टा है। Just the reverse things happen with inferior goods. क्या हो रहा है यहां पे? If your income increases, demand for inferior goods will decrease. ठीक है, तो मैं यहां पे इसको लिख दूं कि if the income of a person increases, demand for inferior goods will obviously decrease. ठीक है, और fall. नाउ ये जो सिचुएशन है, आप देख रहे हो कि इनकम के बढ़ने से डिमांड फॉल कर रहा है। सो इससे आता है नेगेटिव इनकम इफेक्ट। इट क्रिएट्स नेगेटिव इनकम इफेक्ट। हाउएवर, in case of normal goods, we have positive income effect, but in case of inferior goods, we have negative income effect. These are the key terms you must remember. Okay, now let me put an example. Inferior goods का क्या example हो सकता है? मेज,
bajra, etc. They are inferior goods. When people's income are low, they cannot afford wheat and rice. Instead, they always buy maize and bajra as their necessity goods. Now, as their income increases, so जब उनका income बढ़ता है, they leave these goods and go to wheat and rice. Understand? So this is all about inferior goods. Now let us understand the diagram of inferior goods. So here is your y-axis, this is your x-axis, this is the origin. So y-axis will represent the income, I denote it by I, and x-axis will represent the demand, I denote it by Q. Okay. Now what happens? Let us say income of a consumer is OI. When the income of a consumer is OI, demand for inferior goods, let us say, is OQ. ठीक है? And they correlate at the point A. Let the point be A. What happens? As soon as income increases, let us say the income increases to OI1, demand of inferior goods, what will happen to demand of inferior goods? Demand will fall. So from OQ, now the demand will become OQ1 and OI1 and OQ1 will correlate at this point B. Now, अब मैं इसको ऐसे मिला देता हूं, तो you can see I am getting a demand curve DI. Let me name it DI as a downward sloping curve और a negatively sloping curve. और मुझे नॉर्मल गुड्स में किस तरह का कर्व मिला था? मुझे नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व मिला था, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. अब यहां क्या मिल रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. तो मैं इसका नेचर को यहां पे लिख दूं, दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. गॉट इट? ओके, वेरी नाइस. अब मैं आता हूं इनएक्सपेंसिव गुड्स में. नॉर्मल गुड्स हमने पढ़ लिया, हमने इंफीरियर गुड्स पढ़ लिया. अब मैं इनएक्सपेंसिव गुड्स पे आता हूं. इनएक्सपेंसिव गुड्स. इनएक्सपेंसिव गुड्स का मैं एग्जांपल दे दूं, मैच बॉक्स, सॉल्ट. ये मैं आपको एग्जांपल दिया इनएक्सपेंसिव गुड्स का, जो हर घर पे आता है. आप देखते होंगे एवरी हाउस होल्ड possess these goods, matchbox, salt, etc. These are inexpensive basic necessity goods. Inexpensive इसका बहुत ज्यादा प्राइस नहीं होता है, पर नेसेसिटी है, ये हर घर में रहना ये जरूरी है. Now what happens if income of a household or a person increases? इनकम मान लो सडनली बढ़ गया. हम पहले इतना सा नमक लेते थे सब्जी में या दाल में, तो क्या हम अब भर भर के नमक लेंगे? ज्यादा नमक खरीदेंगे? सवाल ही नहीं है. पहले जितना नमक खाते थे आज भी उतना ही खाएंगे. पहले जितना नमक खरीद रहे थे आज भी उतना ही खरीदेंगे. मैच बॉक्स का भी वही है. तो ऐसे गुड्स में आप देखिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए कि इनकम बढ़े, इनकम अगर किसी का बढ़ गया हो, किसी पर्सन का, फिर भी इनका डिमांड जो है वो नहीं बढ़ता है, वो रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है. ठीक है ना? तो इनकम से इनको मतलब ही नहीं. ओके. अब अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो किस तरह का कर्व मुझे इनएक्सपेंसिव गुड्स का मिलता है, आइए सीखते हैं इसका डायग्राम. तो मैं यहां पे ये बना दिया आपका वाई एक्सिस, ये मैं बना रहा हूं एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस में मैं एज यूजुअल यहां पे क्या लिख रहा हूं? इनकम, विच इज डिनोटेड बाय आई. वाई एक्सिस में मैं यहां पे लिख रहा हूं क्वांटिटी, और डिमांड यू कैन राइट डिमांड, जिसको मैं डिनोट करूंगा क्यू से. ये हमारा ओरिजिन हो गया. लेट अस से इनकम ऑफ ए कंज्यूमर इज ओ आई.
दिस इज द इनकम ऑफ ए कंज्यूमर एंड एट दिस पर्टिकुलर इनकम वो कितना सॉल्ट खरीद रहा है, लेट अस से OQ. Now, what will happen? Suppose consumer's income increases. It becomes OI1. So the demand for salt will remain constant. Salt का जो डिमांड है वो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी OQ पे ही रहेगा. तो ये दोबारा यहां पे कोरिलेट करेगा. आप देखो, पहले A में कोरिलेट किया, फिर B में कोरिलेट किया. सपोज फर्दर उसका इनकम इंक्रीज कर गया, OI2 हो गया, फिर भी डिमांड कितना तक रहेगा, OQ तक ही रहेगा. तो ये यहां पे कोरिलेट कर रहा है. तो आप देख सकते हैं कि इन केस ऑफ इनएक्सपेंसिव गुड्स के केस में जो हमारा डिमांड कर्व निकल के आ रहा है वो किस तरह का डिमांड कर्व है, एक वर्टिकल लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो मैं इसके नेचर को लिख दूं, इस डिमांड कर्व के नेचर को, इट इज अ वर्टिकल लाइन parallel to y-axis. क्लियर? तो ये आपने डिटेल में सीख लिया कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर किस तरह से किसी भी कमोडिटी के डिमांड को अफेक्ट करता है. इसमें हमने सीखा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गुड्स. One is normal goods, the other one is inferior goods, और तीसरे नंबर पे आता है inexpensive goods. Normal goods exhibit positive income effect. Inferior goods exhibit negative income effect. And inexpensive basic necessity goods do not have any effect irrespective of change in income of the consumer. Clear? अब मैं चलता हूं नेक्स्ट डिटर्मिनांट पे. थर्ड नंबर ऑफ डिटर्मिनांट है टेस्ट, फैशन एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स. What does it mean? It's so simple. सबसे आसान डिटर्मिनेंट कोई है तो ये है. मैं आपको समझाता हूं. Suppose there is a commodity which is now out of fashion. कुछ दिन पहले तक वो काफी फैशन में था और अभी वो आउट ऑफ फैशन हो गया है. So what will happen to its demand? Its demand will fall. Suppose a new commodity comes to the market and everybody likes that commodity. And we can say that current fashion में वो commodity है, तो ऑटोमेटिकली उसका डिमांड क्या हो जाएगा, एवरीबडी विल प्रेफर टू बाई दैट एंड डिमांड विल इंक्रीज. तो यहां से क्या सीखा हमने, अगर कोई भी कमोडिटी है अगर वो आउट ऑफ फैशन हो जाए तो उसका डिमांड विल फॉल, और कोई भी कमोडिटी जो इन फैशन है तो उसका डिमांड विल इंक्रीज. क्लियर? इट्स सो सिंपल. नाउ नंबर 4 वुड बी गवर्नमेंट पॉलिसी. सो ये हमें बहुत अच्छे से समझना है कि how government policy impacts the demand of a commodity. Let us understand. So मैं आपको एक practical example से ये क्लियर करवाना चाहता हूं. See, suppose let me talk about this marker. ठीक है, ये एक मार्कर है और इस मार्कर का let us say प्राइस है 30 rupees. Okay, so you have heard about GST, or in fact you have studied GST in your class 11 in accountancy, so you have an idea about GST. So what happens in case of GST? If the price is 30, let us say the rate of GST is 10%. I'm just giving an example. So the shopkeeper will charge an extra price of 10% GST on this price. So GST amount will be 3. So now the price that you have to pay is rupees 33. Got it? Now what happens, in the very next month the budget has come and government has increased the rate of GST to 15%, from 10% to 15%. वो GST का रेट गवर्नमेंट बढ़ा दिया. तो बाबू देखो what will be the impact on the price. ये 30 rupees प्राइस तो वही है, पर GST अब 10% से 15% हो गया. So the amount of GST becomes 4.5.
So suddenly the price of the commodity increases from 33 to 34.5. What will happen? What will happen to the demand of the marker? The demand will suddenly fall. As because आपने पहला जो डिटर्मिनेंट पढ़ा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसमें आपने ये पढ़ा था कि इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड विल फॉल एंड इफ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड विल राइज. तो यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है एंड हेंस डिमांड विल फॉल. तो आपने सीखा यहां पे कि हाउ गवर्नमेंट पॉलिसी इंपैक्ट्स द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. अगर वो टैक्स का रेट बढ़ा दे तो प्राइस विल इंक्रीज एंड डिमांड विल फॉल. और अगर वो टैक्स का रेट घटा दे, अगर मैं उसका रिवर्स सोचूं कि अगर वो टैक्स का रेट कम कर दे, गवर्नमेंट अगर कम कर दे, तो प्राइस विल ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस एंड हेंस डिमांड विल राइज. Hopefully this is clear. This is all about government policy. Now let me come to consumers expectations. Consumers expectations. Now ये जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन अबाउट व्हाट? एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस और बेटर से फ्यूचर प्राइस, expectation about their future income and expectation about the availability of goods. ठीक है, availability of goods. Let us discuss all these three. Suppose कोई कंज्यूमर है और उसको ऐसा फील हो रहा है, उसको कहीं से ये पता चला है कि कोई कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है. फ्यूचर प्राइस is going to increase. Let us say future price is going to increase. What will happen? अब वो क्या करेगा, उसको पता है कि कल या परसों पोटैटो का प्राइस बढ़ने वाला है. So what he will do? He will buy right now at present. He will buy more of the potatoes. है ना. तो जब हमें ये पता चले कि फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाला हो, तब हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा परचेस करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे. तो डिमांड विल इंक्रीज. डिमांड विल इंक्रीज. सिमिलरली इसका उल्टा अगर हम देखें, अगर मुझे पता चलेगा कि फ्यूचर प्राइस इज गोइंग टू डिक्रीज, फ्यूचर प्राइस घटने वाला है, सो फ्यूचर प्राइस इज गोइंग टू डिक्रीज, तो मैं क्या करूंगा, अभी जो हमारा करंट बाई है, करंट परचेज है, उसको मैं पोस्टपोन कर दूंगा और मैं उसको तब खरीदूंगा जब उसका प्राइस गिरने वाला होगा. तो सडनली करंट डिमांड जो है विल फॉल. सो यहां पे मैं लिखता हूं डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा. तो मुझे उम्मीद है कि ये तुम लोग सीख गए अबाउट फ्यूचर प्राइस. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. फ्यूचर प्राइस, अगर मुझे ऐसा लगा कि प्राइस इन फ्यूचर विल इंक्रीज, सो वी विल डिमांड मोर नाउ. राइट नाउ वी विल डिमांड मोर. ठीक है. एंड इफ वी प्रिज्यूम दैट फ्यूचर प्राइस विल डिक्रीज, then what will happen? We will postpone our purchase now and will buy in future when price will decrease. So present demand will fall. Clear? Similarly, next one is future income. Suppose somebody expects that from the next year his salary will increase. So what will happen? He will buy more now. कि ठीक है, अगले महीने या अगले साल से हमारी सैलरी बढ़ेगी, तो ठीक है मैं अभी खरीद लेता हूं. तो उसके अंदर परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाता है और वो इस उम्मीद से कि हमारा इनकम बढ़ने वाला है तो वो ज्यादा परचेज करने लगता है. तो ऑटोमेटिकली डिमांड विल इंक्रीज. एंड सिमिलरली इफ ही प्रेडिक्ट्स दैट कि फ्यूचर इनकम उसका कम होने वाला है, तो विल डिमांड लेस. देन यू हैव अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स. सपोज कंज्यूमर्स का ये एक्सपेक्टेशन है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी विल नॉट बी अवेलेबल फॉर 3 to 4 months इन द मार्केट. उसको ये समझ में आ गया कि फ्यूचर में 3-4 महीने ये कमोडिटी बाजार में नहीं मिलेगी. तो व्हाट ही विल डू नाउ, ही विल बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी. सो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस. होपफुली यू हैव अंडरस्टूड. अब मैं चलता हूं नंबर 6, डिटर्मिनेंट नंबर 6. डिटर्मिनेंट नंबर 6 है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स.
ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो तरह का गुड्स आता है। नंबर वन इज substitute goods. Number two will be complementary goods. Substitute goods and complementary goods. क्या है ये गुड्स, आइए समझते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स, हम उन गुड्स को बोलते हैं गुड्स विच satisfy same kind of needs. For example, tea and coffee. ठीक है, ये ऐसे गुड्स होते हैं जो सेम टाइप ऑफ नीड्स को पूरा करते हैं, जैसे टी एंड कॉफी हो गया, कोका कोला एंड पेप्सी। ठीक है, ये भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अब सवाल है कि इनका डिमांड पे कैसा इंपैक्ट पड़ता है, तो आइए समझते हैं। लेट अस से कि अभी जो टी का प्राइस है, टी का करेंट प्राइस है लेट अस से 500 पर केजी, एंड कॉफी का प्राइस है लेट अस से 4000 पर केजी। क्लियर? व्हाट विल हैपन? अब जरा समझो, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो। सपोज करो कि कॉफी का प्राइस बढ़ करके 5000 रुपीज पर केजी हो गया। द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस टू 5000 per kg. What will happen? It may happen कि the persons who were getting coffee previously now cannot afford coffee due to the increase in its price. So they will shift to tea because tea will also satisfy the same kind of needs. So यहां से क्या समझा हमने कि अगर कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉर टी विल इंक्रीज। इफ द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस, डिमांड फॉर टी विल ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज few of the consumers who were previously preferring coffee now will shift towards tea. So automatically the demand for tea will increase. क्लियर? तो इसका प्राइस बढ़ने से दूसरे का डिमांड बढ़ता है। इसका प्राइस बढ़ गया तो टी का डिमांड बढ़ गया। अब इसका इंपैक्ट देखते हैं डायग्रामेटिकली। ठीक है, आओ सीखते हैं, इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने बनाया वाई एक्सिस, ये मैंने बना दिया एक्स एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। और हमेशा याद रखो कि इसका जो एक्स एक्सिस होता है इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द प्राइस। सो यहां पे मुझे प्राइस लेना है कॉफी का, तो मैं यहां पे लिखता हूं प्राइस ऑफ कॉफी, और यहां पे मैं लिखता हूं डिमांड ऑफ टी। इसको क्यू से डिनोट करता हूं और इसको पी से डिनोट करता हूं। क्लियर? नाउ अंडरस्टैंड दिस। लेट अस से व्हेन द प्राइस ऑफ कॉफी इज ओपी, लेट द प्राइस ऑफ कॉफी बी ओपी। मान लो ओपी प्राइस है कॉफी का, और उस समय डिमांड ऑफ टी है लेट अस से ओक्यू। दिस इज द करंट मार्केट सिनेरियो। डिमांड ऑफ टी is OQ and price of coffee is OP. Now what happens next? Price of coffee increases from OP to OP1. OP से OP1 हो गया कॉफी का प्राइस। क्लियर? तो अभी तुमने यहां सीखा अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा so what will happen to the demand of tea? Demand of tea will also rise. Very good. So demand of tea को मैं यहां पे राइज करा रहा हूं, OQ से OQ1 कर दिया। अब देखो ये कोरिलेट कर रहा है इस जगह, पहले वो ए में था अब वो बी में आ गया। अब यहां से एक डिमांड कब मैंने बना दिया और इसका नाम दे दिया डीएस। डीएस स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स। और आपने देखा चूंकि यहां एक पॉजिटिव रिलेशन था। पॉजिटिव रिलेशन कैसे? यहां प्राइस भी बढ़ रहा है, इसका डिमांड भी बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ जो है इसका जो तुम्हारा डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग हो गया। तो यहां पे मैं इसका नेचर लिख देता हूं, दिस इज अपवर्ड
स्लोपिंग कर्व. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. अब मैं आता हूं कंप्लीमेंट्री गुड्स. कंप्लीमेंट्री गुड्स किस तरह का गुड्स है? लेट अस सी. गुड्स which are used jointly and hence इसको हम लोग यहां से एक नया टर्म निकल के आता है, जॉइंट डिमांड भी बोलते हैं. ठीक है. कंप्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं, पेयर ऑफ टू गुड्स विच कैन बी यू विच आर यूज ज्वाइंटली. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं, कार एंड पेट्रोल, देन यू कैन से bread and butter, then you can say pen and ink. ठीक है. ये कई एग्जाम्पल है आपके कंप्लीमेंट्री गुड्स का. अब यहां पे हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से ये डिमांड को इंपैक्ट करता है. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ कार एंड पेट्रोल. इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, मार्केट में हाहाकार मच गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया. What will happen to the demand of car? The demand of car will suddenly fall. प्राइस अगर पेट्रोल का बढ़ जाता है तो कार का डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होगा? कम हो जाएगा. सिमिलरली अगर यहां पे इंक का प्राइस बढ़ जाता है तो पेन का डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, पहले से थोड़ा कम हो जाएगा. ठीक है. तो यहां पे आप एक इनवर्स रिलेशनशिप को फील कर पा रहे हो. यहां पे किस तरह का रिलेशन था? डायरेक्ट रिलेशन था. कॉफी का प्राइस बढ़ने से टी का डिमांड भी बढ़ गया था. यहां पे उल्टा हो रहा है. अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए तो कार का डिमांड घट जाता है, एंड वाइस वर्सा. अब इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली देखूं तो कैसे बनेगा ये, आइए देखते हैं. देखिए, दिस इज द वाई एक्सिस आई एम ड्रॉइंग, दिस इज द एक्स एक्सिस आई एम ड्रॉइंग. ये आ गया मेरा ओरिजिन. इधर मैं रखता हूं, अब मैं इसको लेता हूं एग्जांपल में, कार एंड पेट्रोल. तो मैं इधर प्राइस रखता हूं पेट्रोल का, प्राइस ऑफ पेट्रोल, और इधर मैं रखता हूं डिमांड ऑफ कार. गॉट इट? ओके. सो लेट अस से व्हेन द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज ओपी, द डिमांड फॉर कार इज ओक्यू. वेरी सिंपल, डायग्राम्स आर वेरी सिंपल. You see, when the price of petrol is OP, demand for car is OQ. Let us assume that price of petrol increases to OP1. OP से OP1 हो गया, बढ़ गया. What will happen to the demand of car? The demand of car will fall. ये fall हो गया OQ से OQ1. अब P1 और Q1 देखो इस जगह आके मीट किया. पहले A में था, अब B में आ गया. अब मैं इसको यहां से मिला देता हूं. तो ये हमारा जो है DC, यानी DC स्टैंड्स फॉर डिमांड कर्व ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स. किस तरह का कर्व बना? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना. ये कैसा बना था? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. और ये बन गया डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. आई होप दिस इज क्लियर. अब मैं चलता हूं नेक्स्ट डिटर्मिनेंट में. seventh determinant is population size of a region. ठीक है. पॉपुलेशन साइज ऑफ अ रीजन बच्चा वाला चीज है ये. एवरीबडी अंडरस्टैंड कि इफ पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन इंक्रीजेस, ऑटोमेटिकली डिमांड of commodities will also increase. And if population suddenly decreases, suppose there is an epidemic like COVID, population suddenly decreases, demand will also fall. So this is all about determinants of demand you have studied so far. In the very next class, we will study about law of demand, its diagram. We will explain that with the help of a diagram and schedule. We'll also learn what is demand curve, what is demand schedule. So उस वीडियो से पहले मैंने दो वीडियोस यहाँ पे डाला है. एक इससे पहले एक वीडियो और ये एक वीडियो. तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और फिर हमारा जो थर्ड क्लास है उसको उसमें आप प्रेजेंट रहना. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा क्लास पसंद आ रहा है, आप क्लास पूरा कर लो, तो आप जरूर
अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है।